1 2 3 ना, काउंटडाउन नहीं कर रहे, ये 3 सक्सेसफुल मिलिट्री कूप हुए हैं, यानी कि सेना का तख्ता पलट हुआ है पाकिस्तान में। अभी हाल ही में जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की 111 ब्रिगेड की छुट्टियां सारी रद्द कर दी थी। इस 111 ब्रिगेड ने पाकिस्तान के हर तख्ता पलट में एक अहम भूमिका निभाई है और छुट्टियों के रद्द किए जाने से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द ही एक सेना का तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि इमरान सरकार काफी कमजोर साबित हो रही है। मगर सोचने वाला पॉइंट ये है कि हम इसकी बात इंडिया में क्यों कर रहे हैं। इंडिया में भी एक बार सेना का तख्ता पलट होने वाला था। साल 2012 में प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और सेनाध्यक्ष थे जनरल वीके सिंह। साल 2012 में एक रिपोर्ट छपी इंडियन एक्सप्रेस में। इस रिपोर्ट में कहा गया सेना की एक की मिलिट्री यूनिट हिसार में जो बेस्ड थी उसका एक अनएक्सपेक्टेबल मूवमेंट देखा गया दिल्ली की ओर। आईबी ने सेना की इस मूवमेंट को ट्रेस किया और सेना के इस मूवमेंट की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कैबिनेट की इस इमरजेंसी मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली पुलिस हर जगह चेक पोस्ट लगाए ताकि आर्मी के उस मूवमेंट को स्लो डाउन किया जा सके और डीजीएमओ को जवाब देने के लिए बुलाया जाए। जब दिल्ली पुलिस को सरकार की ओर से कहा गया चेक पोस्ट लगाने के लिए और आर्मी के हर मूवमेंट को रोकने के लिए, तब दिल्ली पुलिस ने स्लो डाउन करने के लिए लगभग पूरी दिल्ली की ट्रैफिक को एक तरह से रोक दिया, जिससे कि आर्मी की मूवमेंट काफी स्लो डाउन हुई और उस स्लो डाउन में सरकार को काफी समय मिला डीजीएमओ को बुलाने और उनसे सवाल जवाब करने के लिए। आंसरिंग के दौरान डीजीएमओ ने कहा ये एक रूटीन एक्सरसाइज थी। इस रूटीन एक्सरसाइज में आर्मी की इफिशियंसी को चेक किया जा रहा था फॉग के दौरान। इसके बाद एक जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उससे मनमोहन सरकार खुश नहीं थी। मनमोहन सरकार ने उस रिपोर्ट को रद्द किया और बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बात को वहीं दबा दिया गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपने के बाद देश में हंगामा मचा। देश में हंगामा मचने के साथ ही मनमोहन सिंह ने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। मगर कुछ सालों बाद उस समय के कम्युनिकेशन मिनिस्टर मनीष तिवारी ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये घटना सही थी। Former Union Minister and Congress leader Manish Tiwari sparked off a massive political row yesterday by claiming that the infamous 2012 front page report in the Indian Express claiming that the government had been spooked by suspicious army movements in January 2012 was actually true. ये रिपोर्ट काफी सरप्राइजिंग थी इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि इंडिया में सिविलियन गवर्नमेंट को काफी स्ट्रांग माना जाता है और आर्मी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती है। मगर इस तरह की घटनाएं और इस तरह की रिपोर्ट सरप्राइजिंग नहीं होती हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में उसके जन्म से लेकर अब तक टोटल 3 सक्सेसफुल मिलिट्री कूप हो चुके हैं और इंडिया और पाकिस्तान की आजादी के समय ये आशंका भी जताई गई थी कि इंडिया में भी इस तरह के सक्सेसफुल मिलिट्री कूप हो सकते हैं, मगर इंडिया में नहीं हुए। इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक बार 1967 में टाइम्स के रिपोर्टर नेविल मैक्सवेल ने कहा था कि 1967 के इलेक्शन भारत के आखिरी इलेक्शंस हैं, उसके बाद वहां पे मिलिट्री रूल स्थापित हो जाएगा। ऐसे क्या कारण है कि पाकिस्तान में 3 सक्सेसफुल मिलिट्री कूप्स हुए मगर इंडिया में एक भी नहीं? कुछ लोग इसका कारण ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी 250 साल पुरानी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है। हाँ, ये बात तो है कि इंडियन आर्मी 250 साल पुरानी और बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, मगर 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल्स 1947 से पहले एक साथ ही सर्व करते थे और इंडिया और पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल्स ने एक साथ ही ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान का बंटवारा भले ही 1947 में हुआ, मगर उसके ऑफिशियल्स इंडिया के साथ काम करते थे 1947 से पहले, यानी कि जितनी ट्रेंड इंडियन आर्मी थी उतनी ही ज्यादा ट्रेंड पाकिस्तानी आर्मी भी थी। मगर फिर भी पाकिस्तान में 3 मिलिट्री कूप्स हुए और इंडिया में एक भी नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान में मिलिट्री कूप्स के कारण और इंडिया में एंटी मिलिट्री कूप्स के मेजर्स क्या क्या लिए गए। भारत के पहले जनरल इन चीफ ने नेहरू से कहा कि आर्मी का काम गवर्नमेंट की बनाई गई पॉलिसी को लागू करना है, न कि पॉलिसी बनाना। भारत में यह नैरेटिव काफी समय पहले से ही है कि इंडियन आर्मी या फिर आर्मी को पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए। एक बार को जनरल करियप्पा ने, भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, एक लेटर में अपने जवानों को कहा था पॉलिटिक्स इज अ पॉइजन इन आर्मी। पॉलिटिक्स आर्मी में एक जहर के बराबर है। मिलिट्री कूप्स यानी कि सैन्य तख्ता पलट होने का एक कारण कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब सेना सरकार को ज्यादा पसंद नहीं करती तब ये मिलिट्री कूप्स होते हैं। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट होने का एक कारण ये भी दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि भारत में सेना जो है सरकार को काफी ज्यादा पसंद करती थी। जनरल करियप्पा ने अपने रिटायरमेंट के बाद बहुत बार कहा है भारत में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और यहाँ पर मार्शल लॉ लगा देना चाहिए जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर को रिटेन न कर लिया जाए। स्टीवन विल्किंसन, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अपनी किताब में लिखते हैं कि भारत में सैन्य तख्ता पलट न होने और पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट होने के क्या कारण है। उन्होंने 3 कारण बताए। सबसे पहले, भारत में एक स्ट्रॉन्ग सिविलियन गवर्नमेंट है। दूसरी, पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी डोमिनेंस आर्मी है। पाकिस्तान
पाकिस्तान की आर्मी में पंजाब का ज्यादा डोमिनेंस है। और तीसरी कि भारत की कांग्रेस गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रोएक्टिव थी। आजकल समय कुछ ऐसा आ गया है कि हम लोग हर बात में कांग्रेस की बुराई करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहा करते थे कि भारत के विकास में हर उस व्यक्ति ने योगदान दिया है जो भारत के एक संवैधानिक पद पर बैठा है। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान में क्यों मिलिट्री कूप यानी कि सैन्य तख्तापलट होते हैं। 1953 में लाहौर में अहमदिया राइट्स हुए यानी कि अहमदियों के खिलाफ दंगे। वहां की सिविलियन गवर्नमेंट इन हालातों को संभाल नहीं पाई और काफी ज्यादा अहमदिया मुसलमानों को मार दिया गया, इसलिए वहां पर मार्शल लॉ लगाया गया। मार्शल लॉ लगाने के बाद आर्मी जब लाहौर में पहुंची तो आर्मी ने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को रिटेन करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर को रिटेन करने के बाद आर्मी वहां से गई नहीं। आर्मी ने अपने जाने से पहले वहां पर टूटी फूटी बिल्डिंगों को बनाया, टूटे फूटे रोड्स बनाए, पेड़ लगाए, कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा। इस काम को करने में एक सिविलियन गवर्नमेंट को सालों लग जाते जो आर्मी ने कुछ दिनों में कर दिए। 1958 में जब पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट फेल हो गई तब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया। कुछ लोगों का पाकिस्तान में यह भी कहना था कि मार्शल लॉ लगने के बाद पाकिस्तान में माशाअल्लाह हो गया। पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के आर्मी के सामने फेल होने का बहुत सारे कारण है। वहां की सिविलियन गवर्नमेंट काफी कम इफेक्टिव थी मिलिट्री से। इसके बहुत सारे कारण है, जैसे कि पहला, पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टीट्यूशन काफी नए थे। दूसरा, वहां के लोगों को शिक्षित करने के लिए पाकिस्तान को काफी ज्यादा नए इंस्टीट्यूशन बनाने पड़े। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में मात्र 150 सिविल सर्वेंट्स थे और भारत में 1400 सिविल सर्वेंट्स थे। वहां के लोग काफी ज्यादा अनट्रेंड थे। उनको ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली से लोग और मैन पावर बुलाए गए थे, ट्रेंड मैन पावर। सिविलियन गवर्नमेंट का फेल होना, नए इंस्टीट्यूशन बनाना, इन सभी के पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को अनडिवाइडेड भारत का 23% लैंड मास मिला, मगर उसके पास अनडिवाइडेड भारत का पैसा आया मात्र 17%। इंडस्ट्रीज जो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा टैक्स देती थी वो मेजर इंडस्ट्रीज भारत में आ गई, क्योंकि अनडिवाइडेड भारत के मुख्य शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, सूरत, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बेस्ड थी, वो सभी भारत में थी। तो पाकिस्तान को नए टैक्स का स्रोत नहीं मिल रहा था। मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान में पहली बार शासन किया, वो भी काफी ज्यादा अनट्रेंड थी। 1936 के प्रोविंस इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने एक भी सीट नहीं जीती थी। और तो और मुस्लिम लीग पूरी तरह से डिपेंडेंट थी मोहम्मद अली जिन्ना पर। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान तो बना दिया, मगर पाकिस्तान के बनाते के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। 1948 में जिन्ना की डेथ के बाद मुस्लिम लीग कितनी अनएक्सपीरियंस्ड है ये देखने को मिला। पाकिस्तान की आजादी के पहले 9 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर, 4 गवर्नर जनरल और 1 प्रेसिडेंट, और ये सब इन महान लोगों ने किया बिना कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना संविधान। और आजकल ये टुच्चा आदमी हम लोगों को संविधान की जानकारी देता है। वहां की सिविलियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा अनट्रेंड थी, मगर आर्मी ट्रेंड थी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने सेम उसी जगह से ट्रेनिंग ली थी जहां से इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग ली थी। एक तरफ जहां सिविलियन गवर्नमेंट अनट्रेंड थी, वहीं पाकिस्तानी आर्मी ट्रेंड और वेल फंडेड भी थी, क्योंकि वहां के पाकिस्तान के नेताओं को लगता था पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया से। और मात्र इसी कारण से पाकिस्तान के बजट का 70% हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी को जाता था। अनडिवाइडेड इंडिया में ब्रिटिश आर्मी में मेजोरिटी बेसिस पे जो लोग आते थे वो पंजाब से आते थे। इसका मेन रीजन था ब्रिटिश आर्मी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटेन ने माइनॉरिटी को आर्मी में मेजॉरिटी बना दिया, ताकि वहां की माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है ब्रिटेन की तरफ रेबल नेचर न रखे और ब्रिटेन की वफादार रहे। ब्रिटेन ने यही सेम पॉलिसी इराक और म्यांमार में भी यूज की थी, मगर सिचुएशन काफी बदल गई पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद जब पंजाब आधा बट गया तो मुस्लिम पंजाबी जो है वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान की आर्मी में उनका डोमिनेंस काफी ज्यादा हो गया। मगर इंडियन आर्मी में पंजाब का रिप्रेजेंटेशन था 32%, जबकि पॉपुलेशन था 5%। ये अभी भी काफी सिग्निफिकेंट था, मगर पाकिस्तान आर्मी में पंजाब का रिप्रेजेंटेशन था 72% और आबादी थी 25%। ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था। वहीं पाकिस्तान की मेजॉरिटी का यानी कि 55% पॉपुलेशन का, जो कि ईस्ट पाकिस्तान से थी, उनकी आर्मी में रिप्रेजेंटेशन न के बराबर थी, 5% से भी कम थी। अब इंडियन आर्मी में जो 32% पंजाबी डोमिनेंस थी, उनमें से 18% सिख की थी और 14% हिंदू की थी। और उन 18% सिख में 75% जाट सिख थे और बाकी के 25% रामदसिया और मजहबी सिख थे, जो कि कल्चर के आधार पे बांटता था और एक डोमिनेंस से बचाता था आर्मी को। और उसमें एक बफर का काम किया गोरखा रेजिमेंट ने। उनकी डोमिनेंस थी 20% की आर्मी में। मगर एक प्रॉब्लम और थी, आजादी के बाद आधे से अधिक सीनियर ऑफिसर्स पंजाब से आते थे। इसको टैकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक डी फैक्टो रूल बनाया। इस डी फैक्टो रूल के तहत आजादी के बाद 1975 तक पंजाब से एक भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आया। इंडिया में मिलिट्री कूप न होने का एक रीजन ये भी था कि कांग्रेस काफी ज्यादा प्रोएक्टिव थी। 1951 में कांग्रेस ने रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया। उसके बाद बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन लाया गया और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ। ये सारी चीजें कांग्रेस इसलिए कर पाती थी क्योंकि कांग्रेस काफी ज्यादा डाइवर्स थी। वहीं मुस्लिम लीग इतनी डाइवर्स नहीं थी। डाइवर्सिफाइड नहीं होने के कारण मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, जबकि पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन जो कि ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी, उनको उर्दू लिखना तक नहीं आता था। और उस
भाषा को उन्होंने राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी। मुस्लिम लीग को ये लगा था कि एक रिलीजियस बेस्ड, एथनिक बेस्ड कल्चर होने के कारण उर्दू जो है इन सभी को बांध के रखेगी, मगर ये काफी उल्टा पड़ गया। और 1971 में कितना उल्टा पड़ा ये हम सभी ने देखा है, जब इनके 91,000 सोल्जर्स को हथियार डालने पड़ गए। वहीं भारत में मिलिट्री कूप न होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कांग्रेस सरकार की प्रोएक्टिव नेचर भी थी। जैसे कि कांग्रेस सरकार ने काफी ज्यादा एंटी कोप मेजर्स लिए थे, जैसे कि आजादी के बाद 3 मूर्ति भवन, जो कि आर्मी के चीफ का एक आलीशान महल होता था, उसे जो है प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस बना दिया गया। ये काफी सिंबॉलिक डिसीजन था और इस डिसीजन के तहत कांग्रेस ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत का सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री हो सकता है, न कि आर्मी चीफ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और सिंबॉलिक डिसीजन लिया, जब स्टेट फंक्शन में हायरार्की तय कर दी और उस हायरार्की में इलेक्टेड पॉलिटिशियन सबसे ऊपर आते थे, उसके बाद सिविल सर्वेंट और उसके बाद आते थे आर्मी के ऑफिसर्स। 1955 में जब कमांडर इन चीफ यानी कि सेनाध्यक्ष नेवी और एयरफोर्स के अध्यक्ष से ऊपर आते थे, तब जो है नेहरू गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसमें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को बनाया गया और कमांडर इन चीफ के पद को हटा दिया गया। और इसके बाद आर्मी के चीफ नेवी और एयरफोर्स के चीफ के बराबर आ गए और कमांडर इन चीफ बनाया गया भारत के प्रेसिडेंट को। एक डिसीजन ये भी रहा कि आर्मी को काफी ज्यादा अकाउंटेबल बनाया गया। जो खर्च आर्मी खुद से करती थी यानी कि मिलिट्री के फाइनेंस डिपार्टमेंट से करती थी, उसको अब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर लाया गया। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन हुआ, उसके बाद नेहरू ने कृष्णा मेनन अपने डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि आईबी का यूज करके भारत के जनरल्स पर नजर रखी जाए, क्योंकि जो हालात पड़ोसी देश में थे उसका असर भारत पर भी पड़ सकता था। 1962 में इंडिया चाइना से वॉर में हार गया और हार के एक कारणों में यह भी था कि 1950s के चेक्स एंड बैलेंस। 1962 के हार के बाद नेहरू ने कहा कि वो इंडियन आर्मी को 80% से ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, मगर आर्मी के इफेक्टिव होने और आर्मी के डोमिनेंट होने में बहुत ही फाइन लाइन होती है। 80% पावर बढ़ने के बाद आर्मी काफी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है इंडिया में। इससे बचने के लिए नेहरू ने पैरामिलिट्री को मजबूत करना शुरू किया। जो पैरामिलिट्री 1962 में जिनकी संख्या मात्र 29,000 थी, वो 1971 आते आते 2,02,000 हो गई। हम पैरामिलिट्री को आर्मी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पैरामिलिट्री के पास उतने हैवी वेपन्स नहीं होते हैं जितने कि आर्मी के पास होते हैं, मगर पैरामिलिट्री ने इंडियन आर्मी को जनता से दूर रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। और पैरामिलिट्री के मजबूत होने के साथ ही इंडियन आर्मी का रोल देश के अंदर लगभग खत्म हो गया और आर्मी का पब्लिक के साथ इंटरेक्शन लगभग ना के बराबर हो गया। इन सभी मेजर्स ने इंडिया को मिलिट्री कूप से बचाया। आपके हिसाब से नेहरू गवर्नमेंट ने कैसा काम किया था आजादी के बाद? इसका जवाब आप यहाँ पर दे सकते। म्यांमार जैसे देशों की पॉलिसी थी कि वो रिटायर्ड जनरल्स को अपने देश में सिविलियन गवर्नमेंट में यूज करती थी, मगर नेहरू ने अपने रिटायर्ड जनरल्स को डिप्लोमेटिक सर्विसेज के लिए विदेश भेज दिया। इससे आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स का इंटरेक्शन पब्लिक से ना के बराबर हुआ। अभी की सिचुएशन भारत के लिए काफी डिफिकल्ट है। एक तरफ जहां कश्मीर पर युद्ध के हालात बने हुए पाकिस्तान के साथ और आर्मी को मजबूत करना है, वहीं दूसरी तरफ भारत में यह नहीं सुनना चाहते कि हिसार की एक मिलिट्री यूनिट ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।